हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम वीडियो में आपको 2020 का जो बीएड प्रवेश परीक्षा हुआ था उसके 50 प्रश्न जो आपके जीएस के होते हैं, सामान्य ज्ञान के होते हैं, वे लाया हूं। तो आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। और वीडियो में यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लगातार मैं पूरे 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ाने के लिए लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूं। यदि आप पिछले वीडियो ना देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो और भी जो अपलोड हुए हैं वो सारे देख लीजिएगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न की ओर है हम चलते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहला वाला है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। आप लोग जानते हैं बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो लखनऊ में है और लखनऊ है तो इसका मतलब ये सही है। तो इसमें बस पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला वाला तो वो हो गया। और दूसरा नंबर निशात बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है, ये भी सही है। इसमें पूछा है प्रश्न कौन सा सही नहीं है। फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है? दिल्ली में है, ये भी राइट है। और इसके बाद क्या है, हुमायूं का मकबरा जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है साथियों, और इलाहाबाद में हुमायूं का मकबरा नहीं स्थित है। तो इसलिए राइट आंसर जो आपका इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सही युग में नहीं पूछा था तो सही युग में जो है ऑप्शन डी नंबर नहीं है। तो इसी कड़ी में अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? जो अग्निगिरी है किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको पता होना चाहिए, जो अग्निगिरी होता है ये पारसी में होता है। अग्निगिरी या फायर टेम्पल के नाम से जाना जाने वाला पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है, क्योंकि पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है और जिससे कारण वे अपने घरों को अग्नि से प्रज्वलित रखते हैं। इस प्रकार से पारसी धर्म अग्निगृह के नाम से होगा। अगला प्रश्न है जो साथियों, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको पता होगा कि आपके भारत में अशोक भारत रत्न भी पुरस्कार दिया जाता है, अशोक चक्र भी दिया जाता है, ज्ञानपीठ भी पुरस्कार दिया जाता है। और अगर पूछा जाए कि वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो ये परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था जो आपको बताना है। जो अमीर खुसरो जी थे उनका जन्म ऑप्शन 4 दिए होंगे, जिनमें से आपका बताना है कि कासगंज में उनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कासगंज में। और इसके बारे में थोड़ा बता दें, अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अमीर खुसरो की हिंदी और खड़ी बोली का तबला वाद्य यंत्र के जनक भी माने जाते हैं और इन्हें तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है, ये प्रश्न है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CD रोम। जो CD रोम होता है ये कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको पता ही होगा भारतीय संसद के 3 अंग हैं, और ये 3 अंग कौन कौन हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, व्याख्या हम करते हुए आपको ले चलेंगे। भारतीय संसद जो है इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा सम्मिलित होते हैं। संसद के निम्न सदन लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 545 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में 543 निर्वाचित तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा जो होता है उसमें सिर्फ 245 सीट होती है। ध्यान दीजिएगा, आपको याद करने में वो आसानी होगा। जो लोकसभा होती है, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं
सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। इस प्रकार से उल्लेखनीय है लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 तथा राज्यसभा में 250 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। और राष्ट्रपति जो है एक आपका संसद का तो अंग जो है वो राष्ट्रपति का एक ही होता है पद, आप लोग पता ही है। तो राष्ट्रपति एक ही होता है देश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कहवा का उत्पादक विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक होता है। कहने मतलब कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। तो आपको पता ही होगा कहवा जो है ये ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहवा जो है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुख्यमंत्री दिया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो आपके राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसको यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता ही होगा राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल जो होता है राज्य का उसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इसके संबंध में अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपके पूरे 8 प्रश्न हो गए हैं साथियों। और अगला प्रश्न जो है आपका ये है कि निम्नलिखित में से विश्व में किस देश का सर्वाधिक महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वाधिक महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो श्रीलंका जो ऐसा एक देश है जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। यदि आपका पूछा जाता है विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा महिला प्रधानमंत्री हुई हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। आपको यदि पूछा जाए, ये भी आपको ध्यान देना है, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य के, ऐसे एक राज्य आ जाएगा, सारे राज्यों को विधानसभा लो और पूरे देश में जो लोकसभा की सीटें हैं उन सारी चीज़ों को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका असम का पूछा हुआ है। असम विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं आपको पता होना चाहिए। असम विधानसभा में आपसे 126 सदस्य हैं। इसी प्रकार हमें आपसे एक प्रश्न करते हैं, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक प्रश्न जरूर हमको बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि आपको वो प्रश्न आता है, अंत में मैं आपके प्रश्न का मतलब उत्तर का इंतज़ार करूंगा और यदि आप सही बताते हैं तो आपके कमेंट पे मैं रिप्लाई करूंगा और लाइक भी करूंगा। और आप ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है और ये राइट क्वेश्चन आपको बताने हैं हमें उत्तर प्रदेश का। आपसे मैं एक प्रश्न कर ले रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका यदि आपको आंसर पता है ज़रूर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का जो है प्रमुख स्रोत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सेवा क्षेत्र। आपको मैंने बताया है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जो आपको 3 क्षेत्र होते हैं किसी भी इकोनॉमिक को चलने के लिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वे होते हैं जिन्हें कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और द्वितीयक क्षेत्र वे होते हैं जिन्हें उद्योग के क्षेत्र से नाम से जाना जाता है और तृतीयक क्षेत्र वे होते हैं जिन्हें हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से अब एक और क्षेत्र की बात आ रही है और वो अभी तक कोई इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, जिसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर कहते हैं। और तीनों को मैंने 3 नामों से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम जो महिला डिप्टी गवर्नर थी वे थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, केजे उदेसी जी थी भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर। तो अगला देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या है साथियों। शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश को देन माना जाता है। शून्य आधारित जो बजट की देन है ये किस देश की देन मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा पहली बार किया और ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि भूमि में कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, जो है 1/3 भाग जो है भारतीय कृषि भूमि का सिंचित है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा भारत में भारतीय कृषि जो है हरित क्रांति के जनक जो है आपको पता ही होगा
हरित क्रांति के जनक जो थे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, और ऐसे ही बहुत क्रांतियों के जनक पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके दुग्ध क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो वर्गीज कुरियन जी हैं। और हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, इसको आपको आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और इस प्रश्न को हम ऐसे ही कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, आप लोग चाहे कहीं से भी ढूंढ कर ही बताइएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पर। ठीक है। तो अगले प्रश्न को चलेंगे 16 नंबर पर। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन माने जाते हैं, वनस्पति विज्ञान जो है बॉटनी के जनक कौन माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो बॉटनी के जनक माने जाते हैं वे हैं थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है, जो कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई है आपको पता ही होगा गीगाबाइट। मौजूदा समय में इस समय स्टैंडर्ड है, एक प्रकार सा न्यू वर्जन अपडेट कह सकते हैं। तो आप लोग समझ गए। सीपीयू की क्षमता किससे मापी जाती है, 18 नंबर प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न था। आप लोग इसको भी जानते होंगे, यदि कंप्यूटर के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज रखते होंगे। तो सीपीयू की क्षमता मापने का जो यंत्र है वो है एमआईपीएस से सीपीयू का जो है क्षमता मापा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह डुंटी जो 2D लाट बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीन सिंह जुड़े थे। ये इतना बड़ा प्रश्न आपका जो पूछा गया है, इन सब किससे जुड़े थे, ये सभी लोग गदर आंदोलन से जुड़े थे, जिस पर गदर मूवी बनी हुई है, आप जानते ही हैं। ये गदर आंदोलन हुआ था, उस गदर आंदोलन से ये सभी जुड़े हुए हैं। किसी न किसी पर आधारित कोई मूवी देश के लिए या किसी आंदोलन के लिए बनाई गई हैं, भगत सिंह की हो या फिर किसी और की हो, इस प्रकार से मूवियों को दिखाया जाता है। इस वक्त ट्रेंडिंग में एक मूवी चल रही है द केरला स्टोरी, और द केरला स्टोरी की बात करें तो इस पे प्राचीन पहले के समय में, आज से ज़्यादा कुछ समय पहले नहीं, और ये प्रमाणित मूवी है कि जो लोग इस मामले में फंसे थे, जैसे कि भारतीय महिलाओं को, भारतीय जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको यहाँ से मुस्लिम धर्मांतरण करवा करके, मतलब हिंदू से मुस्लिम बना करके उन्हें सीरिया ले जाया जाता था। सीरिया में उनको वहाँ पर अपने ढंग से लोग काम करवाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये शोषण हो रहा था उसका पर्दाफाश हुआ, क्योंकि मूवी बन के आ गई द केरला स्टोरी, और बहुत सारे हज़ारों में लोगों को यहाँ से ले जाया गया और बहका करके उनको धर्म परिवर्तन करा करके और वो उन्हें सीरिया भेजा गया। इस प्रकार से भारतीय महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ, जो कि केरला की थी, और बाद में वो चीज़ें बाहर निकल कर आई। अब उस पर बहुत सारे एक्शन हो रहे हैं, इसी पे मूवी स्टोरी बनी है, और ये स्टोरी बहुत रियल स्टोरी है। ऐसे ही आपकी कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, जो कि कहा जाता है वहाँ के 2 लाख पंडितों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं और उनको धर्मांतरण करवाया गया। ऐसे तमाम जो प्राचीन समय में या फिर कुछ समय पहले भारत में घटनाएं घटित हुई थी, उन पर आधारित मूवियाँ आती रहती हैं, जो कि प्रेरणादायक होती हैं और भारत पर हुए अत्याचार को और भारत के लोगों को पर जो भी चीज़ें हुई वो चीज़ें जानने को हमको मिलती हैं। आप लोग मूवी, कुछ ऐसी मूवी ज़रूर देखी करें जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उन सारी मूवियों से क्वेश्चन भी आपको बनते हैं और बहुत सारे अवार्ड भी पाते हैं, जैसे कि एमपी में द केरला स्टोरी मूवी पर एमपी मुख्यमंत्री ने इस पर टैक्स फ्री कर दिया है। इस वक्त अभी नई रिलीज हुई है इस वक्त की मूवी। ऐसे मूवी आप लोग भी देखा करिए और अच्छा रहता है कभी कभी, ऐसा नहीं है दिन रात मूवी आप सब देखें। तो देखिए अगला प्रश्न जो है, आपको मूवी की बात करने लगे, ये बहक गए। तो निम्न में से संयुक्त राष्ट्र में कौन सी कार्यकारी भाषा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपको पता ही होगा, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारी भाषा है, तो फ्रेंच ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में हड़प्पा स्थलों में कौन सा एक स्थान गुजरात से नहीं है, तो हड़प्पा के 6 प्रमुख स्थल हैं जिसको आपको ज़रूर याद कर लेना है, और उनमें से सबसे ज़रूरी जो है 6 से ही पूछा जाता है, इसलिए यहाँ आपका 21 नंबर प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में हड़प्पा स्थलों में कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है, तो कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सूतकांगे डोर जो है आपका गुजरात में नहीं स्थित है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर पर। 1 मई को कहा जाता है, 1 मई आप लोगों को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में 1 मई गया है, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और 5 जून को आयोजित जो होता है पर्यावरण दिवस होता है, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 12 मई को जो है मातृ दिवस मनाया जाता है।
14 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न जो है आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। शुष्क सेल जो होता है उसमें प्रयुक्त कैथोड क्या होता है? वो जस्ता होता है। जो प्रयुक्त कैथोड होता है वो जस्ता होता है। संयुक्त क्या कहते हैं, सेल में जो प्रयुक्त कैथोड होता है वो जस्ता होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बर्मा का नया नाम क्या है? बर्मा का नया नाम आपको पता होगा, म्यांमार को बर्मा नाम से जाना जाता था, और अब म्यांमार जो है म्यांमार नाम से जाना जाता है। बर्मा पहले म्यांमार को बर्मा नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो म्यांमार को बर्मा नाम से जाना जाता है, या फिर बर्मा को नया नाम म्यांमार रख दिया गया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर पर, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहते हैं? एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो ये आपका न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? आपको पता होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन चुनाव आयोग का गठन हुआ था। 24 जनवरी या शायद 25 जनवरी को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ये कंफर्म होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। तो यहाँ हम कंफर्म करते हैं, जो यहाँ हल प्रश्न पत्र मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसमें तो लिखा है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता के रूप में मनाया जाता है। 2011 में निर्वाचन आयोग की स्थापना पर मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु इसलिए मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 27 नंबर प्रश्न जो है, टर्की की राजधानी क्या है? ऐसे तमाम देशों की राजधानी, राज्यों की राजधानी आपको याद करना है। तो टर्की की राजधानी जो है वे आपका अंकारा है। अंकारा है टर्की की राजधानी। ठीक है, आपके पूरे 27 प्रश्न हुए। 28 नंबर प्रश्न चलते हैं। क्या है, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो इसको आपको बताना है। HCl ऑप्शन दिया है, SF दिया है, CCl4 दिया है और H2O दिया है। तो कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, CCl4। ये जो है आपका ध्रुवीय यौगिक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग। जो साइड मिरर होता है 4 व्हीलर में, जिससे हम लोग बगल की गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही उसको देखते हैं, उस पर कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिससे वो उल्टा दिखाई दे सकता है, मतलब उल्टी चीज़ें सीधा दिखाई दे देता है? ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। चलिए इसी के साथ एक प्रश्न और आपसे पूछ लेते हैं। दाढ़ी जो बनाया जाता है, तो दाढ़ी बनाने वाले शीशे का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन से दर्पण का शीशा होता है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑस्टियोमेलिशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑस्टियोमेलिशिया रोग है ये आपका विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको पता होगा, हैदराबाद में स्थित है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर जो है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में क्या है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान कहाँ, मतलब औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर आपको बहुत स्थित औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है? 34 नंबर प्रश्न, रक्त में वह कौन सा तत्व होता है जिसके कारण रक्त वाहिकाओं में जो जमने का रोकता है? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, रक्त में वह कौन सा तत्व होता है, ठीक है, जो आपका रक्त वाहिकाओं को जमने में रोकता है। तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं
क्योंकि रक्त को रोकने वाले विटामिन का जो रक्त को थक्का बनाने वाले विटामिन का जो नाम होता है वो आपका विटामिन के होता है। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग बता नहीं पाते एग्जाम में, लेकिन यहाँ पूछा है रक्त वाहिकाओं को जमने में रोकता है कौन सा तत्व पूछा है, तो तत्व जो है ऑप्शन नंबर सी हिपैरिन, हिपैरिन नामक तत्व जो है वो रक्त को रोकने में, थक्का बनाने को रोकने में काम देता है। और जो आपका विटामिन के है वो थक्का बनाने के काम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित है, तो ये इसका जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाइम्स ऑफ इंडिया जो है आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट अखबार से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। तो आप लोग 36 नंबर प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है, इसको आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम, लोहा निकिल क्रोमियम मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है आपका जीव विज्ञान और केमिस्ट्री और संस्कृत में ऐसे नाम होते हैं जिनको आपको पढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू हुई थी, पिन कोड प्रणाली कब लागू हुई थी ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। 1972 में भारत के अलग अलग एरिया में पिन कोड की व्यवस्था की गई, पिन कोड नाम से एरियाज जो हैं डिवाइडेड हो गए। 1972 में पिन कोड प्रणाली लागू हो गई। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देखिए, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है, तो ये आपकी बलवंत राय मेहता समिति जो थी पंचायती राज प्रणाली को लेकर के थी। पिछले वीडियोज में मैंने इनके बारे में बताया है। तो 39 नंबर प्रश्न है, देखिए घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यदि कोई घाव हो जाए, आपको चोट लग जाए, तो इसका अध्ययन किसके जरिए हो जाए, तो ट्रोमेटोलॉजी के तहत घाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो ओंकोलॉजी होता है, यदि कैंसर का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो डर्मेटोलॉजी होता है जो कि त्वचा का अध्ययन करता है। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी करता है। ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन होता है ओंकोलॉजी के तहत। और आपका डर्मेटोलॉजी ये त्वचा के अध्ययन का है। ट्रोमेटोलॉजी जो होता है ये आपका घाव के अध्ययन कारण होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। दूरदर्शन में पहली बार समाचार वाचिका थी, दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका कौन थी, तो प्रतिमा पुरी थी। प्रतिमा पुरी जो थी पहली समाचार वाचिका थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो देखिए इसमें कृत्रिम बंदरगाह जो है आपको पता होना चाहिए चेन्नई का है। विशाखापट्टनम दिया है ऑप्शन में मुंबई दिया है, उपरोक्त में सभी दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है वो है आपका चेन्नई का, ना तो मुंबई ना तो विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है जो है 43 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो हुई आपका 1936 में हुई। 1936 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है, भारत में पृथ्वी के उपग्रह को छोड़ने पर केंद्र स्थित है। भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में इसरो नामक संस्थान जो है भारत का एक अंतरिक्ष कह सकते हैं अंतरिक्ष में जो भी मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, अंतरिक्ष स्पेस स्थान कह सकते हैं, अनुसंधान कह सकते हैं, बेंगलुरु में स्थित है। आपका बेंगलुरु में इसरो नामक जो है जगह इसरो नामक एक संस्थान है, वही है जहाँ से भारत में पृथ्वी से उपग्रह या मिसाइल छोड़े जाते हैं। तो इसके तहत और भी प्रश्न बता दें। व्याख्या, श्रीहरिकोटा इसरो का मुख्य केंद्र है जहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसके विमोचक यान से छोड़े गए उपग्रह पृथ्वी के अक्षीय कक्ष में स्थापित किए जाते हैं, जिनका उपयोग सुदूर संवेदन संचार रेडियो आदि के क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न, त्रिशूल क्या है। त्रिशूल क्या है, तो त्रिशूल जानते हैं उपग्रह है, एक उपग्रह का नाम है त्रिशूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी माइंड से होता बार बार क्वेश्चन देखना और वो होना, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेप पात्र। त्रिशूल जो है ये उपग्रह नहीं है, त्रिशूल भी एक
है कोई चीज़ें जो कि आपको बताएंगे वीडियो में। जो यहाँ पे प्रश्न पूछा है त्रिशूल क्या है, ये प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल सात से हवा में मारने, सतह से हवा में मारने वाली त्रिशूल एक एंटीसेप्टर मिसाइल है। बताया ना आपको, त्रिशूल एक मिसाइल है, हम उपग्रह बता दिए आपको गलती से। त्रिशूल एक मिसाइल है जिसको हम लोग प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। तो ये क्या करती है, जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है, इसे हवा में भी मारने लगती है और इससे अधिकतम 25 किलोमीटर मार की जा सकती है। इसकी सहायता से परमाणु एवं रासायनिक दोनों प्रकार के हथियार छोड़े जा सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर से भी दागी जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ग्रेनेडा स्थित है, कहाँ पर स्थित? ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? 46 नंबर प्रश्न है साथियों। तो ग्रेनेडा आपके कैरेबियन सागर में स्थित है। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गोदान गोदान उपन्यास किसने लिखा है? आपको राइटर नेम भी बताना है, तो आप बताइए यहाँ पे गोदान किसने लिखा है। तो गोदान और गबन नामक पुस्तक जो है, वो उपन्यास जो है प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, गोदान और गबन नामक। ऐसे प्रेमचंद्र ने कई उपन्यास लिखे हैं, तो कुछ उपन्यास ध्यान दीजिए। गोदान और गबन जो प्रेमचंद्र ने लिखा है, और उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का यथार्थवादी भावभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, और इसका सृजन 1535 ईस्वी में किया गया। उसके अन्य उपन्यास जो हैं सेवा सदन है, प्रेम सराय है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है, मंगल सूत्र है, ये सब प्रेमचंद्र जी के अलग उपन्यास लिखे गए हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कला भवन कहाँ स्थित है? भारत में कला भवन जो है वे आपका, भारत का कला भवन आगरा में स्थित है, बनारस में स्थित है। कलाकृतियाँ जो हैं आपका बनारस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और किस लिए कला भवन भारत में बनारस को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत का कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। यह एक संग्रहालय है। यहाँ पर भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्र का विशाल संग्रह है। और भारत की कला भवन की स्थापना राय कृष्ण दास ने सन 1920 ईस्वी में की थी। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बनारस को जो है भारत के कला भवन का शहर कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह कौन है? तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह जो है वे है आर्यभट्ट उपग्रह। पहला उपग्रह जो है भारत द्वारा जो अंतरिक्ष में स्थापित किया आर्यभट्ट ना। इस प्रकार से आपका लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन थी? तो भारत में सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरल सलील। ये आपका भारत में सबसे ज़्यादा जो है प्रसारित पत्रिका थी। और इस प्रकार से सरल सलील से सबसे ज़्यादा संख्या में पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। इसके संपादक प्रकाशक परेश नाथ थे, और इसमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का ज्वलंत रूप से उपयोग उठाया जाता है। इसके साथ साथ देश के आंतरिक समस्याओं एवं मनोरंजन संबंधी अंकों का संकलन किया जाता है। सरल सलील का प्रकाशन हिंदी, तेलुगु, गुजराती, मराठी एवं आदि भाषाओं में किया जाता है। तो तमिल में भी किया जाता है। तो कई भाषाओं में सरस सलील है, ये सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आशा और उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो बीएड का 2020 का हल प्रश्न पत्र था, आज हमने बता दिया आपको पूरे 50 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में आपका द्वितीय प्रश्न पत्र के 50 जीएस के क्वेश्चन लाएंगे। और वीडियो यदि आप पूरा देखें हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता। और उसके अलावा आप वीडियो को शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जो मैंने प्रश्न पूछे हैं इस वीडियो में उसको ज़रूर बताइएगा। और बाकी पुराने वीडियो जो मैंने पढ़ाए हैं उसको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर के वो वीडियोज़ देख लीजिए। या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियोज़ में जा कर के प्लेलिस्ट के बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।